नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अनदर सेशन नंबर 32। तो आज जो हमारा सेशन है वो टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है। अभ्यास करेंगे। आज हम मिशन अभ्यास है हमारा। मैंने पहले भी आपके साथ एक मिशन अभ्यास किया हुआ एक लेक्चर है हमारा, जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चंस देखे थे और आज भी मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली इंडियन पॉलिटी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स 2020 से। तो स्टार्ट करते हैं आज का काम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ विद एक्सप्लेनर्स ऑल्सो। तो आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। पहला सवाल आज का आपके लिए, कोई टाइमर नहीं है। पिछली बार मैंने टाइमर लगाया था, इस बार मैंने कोई टाइमर का यूज नहीं किया है। तो पहला सवाल रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है गवर्नर एक्ट्स एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टेट। दूसरा, ही अपॉइंट्स वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, ही कैन रिमूव मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्या लग रहा है आपको, कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने। अच्छा, ऑप्शन से याद आया, आप देखिए जरा ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो 1 तो है सभी के अंदर, तो 1 को तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 तो सभी में है। तो 1 तो करेक्ट होगा ही कि गवर्नर एक्ट्स एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टेट। अब मैं क्यों आपके लिए ये सवाल लेके आया हूं दोस्तों, क्या है, बंगाल में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। वैसे गवर्नर्स के साथ प्रॉब्लम हर जगह चलती रहती है। बंगाल में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जहां बंगाल के गवर्नर जाते थे तो वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह और काफी कुछ शुरू हो जाता था। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए इस पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा बंगाल के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो पहला तो ट्रू है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 एंड 2 इज करेक्ट। पहला बिल्कुल सही, दूसरा भी सही कि वो किसी भी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, ही कैन रिमूव मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये गलत क्यों हो गया? ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि वो रिमूव नहीं कर सकते, गवर्नर कैन नॉट रिमूव, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो आपके पहले 2 स्टेटमेंट है सही, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। सेकंड सवाल आपके लिए कि जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया था, तो उसमें क्या बदलाव किए गए थे, इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या थे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तीन स्टेटमेंट फिर से आपके सामने हैं। अगेन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1 फिर से सही है। इट नैरोड द ग्राउंड ऑन विच नेशनल इमरजेंसी कुड बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352। तो उन्होंने इसको कम किया, बेसिकली बिल्कुल कम किया, क्योंकि 40 सेकेंड में काफी बढ़ा दिया गया था, उसे ब्रॉड कर दिया गया था। तो उसको कम किया, उसकी क्या कहते हैं, उसकी कटनी की, उसकी छटनी की अमेंडमेंट एक्ट में। सो पहला तो सही है। दूसरा, इट रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सस्पेंशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तीसरा, इट रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नैरो भी किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सस्पेंशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और तीसरा, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल कि जो फंडामेंटल जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, जो फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, उसको एक लीगल राइट बनाया गया। तो वो लीगल राइट कौन से आर्टिकल में भेजा गया? तो सेकंड सवाल आपके लिए कि जो हमारा प्रॉपर्टी का जो राइट है वो कौन से आर्टिकल में शिफ्ट हो चुका है? बताइएगा जवाब। आपके आंसर्स आते रहने चाहिए कमेंट थ्रेड में, एंगेजमेंट रहता है, इसी तरीके से हम लोग एक लर्निंग कम्युनिटी बना सकते हैं। तीसरा सवाल आपके लिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल नेचर है, उसकी फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से इनमें से वो फीचर्स हैं जिसे हम कह सकते हैं कि जो भारतीय का संविधान है वो संघीय ढांचा है, फेडरल इन नेचर, राइट। पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तीसरा, सेंटर स्टेट रिलेशंस। चौथा, यूनिफॉर्मिटी एंश्योर्ड बाय सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। और पांचवा, सिंगल सिटीजनशिप, राइट, एकल नागरिकता। कौन सा सही होगा बताइए? फेडरल इन नेचर, फेडरल इन नेचर पहला। अच्छा, पहले से मुझे याद आया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के से मुझे याद आया, आज के लिए मैं आपका तीसरा सवाल भी पूछ देता हूं कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश का है? Which of the following countries has the smallest written constitution? इसका जवाब मुझे दीजिएगा। दूसरा, जो ऐसे देशों के नाम बताइए जिसमें, आज का चौथा सवाल, दूसरा नहीं सॉरी,
आज का चौथा सवाल, ऐसे देशों के मुझे नाम बताइए जिनका संविधान लिखा नहीं गया है, वो रिटन नहीं है। तो ऐसे कुछ देशों के नाम आप मुझे बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं हम, और इसका आंसर है पहले तीन स्टेटमेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फेडरल नेचर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी डिफाइंस द फेडरल नेचर एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप डिफाइन द फेडरल नेचर। चौथा और पांचवा नहीं है। बेसिकली चौथा जो है वो क्वाजी फेडरल है, और जो पांचवा है वो है ही नहीं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगला सवाल सेडिशन से ऊपर। काफी कुछ एक्टिविटीज रही सेडिशन में इस साल। तो सेडिशन आर्टिकल 124 सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। तो सेक्शन 124A के अंदर आता है। दो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, सेडिशन से रिलेटेड। पहला, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कर्ब एक्टिविटीज ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो HSRA। तो आज आपका छठा सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल है और मैं और सवाल पूछ रहा हूं, प्रैक्टिस इससे अच्छी और क्या हो सकती है, तभी तो हमने इसका नाम रखा है मिशन अभ्यास। तो आज का आपका छठा सवाल, जो HSRA थे उनका फाउंडर कौन थे, हु फाउंडेड HSRA। और सातवां सवाल आज का कि ये HSRA तो बाद में बना था, पहले ये HRA था। तो HRA के फाउंडर मेंबर कौन थे, मतलब इनकी खोज किसने की थी, इसकी संस्थापना किसने की थी, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट थ्रेड में। तो इसका आंसर देखते हैं हम, एंड द करेक्ट आंसर इज, दोनों ही ऑप्शन सही है। सेडिशन कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और दूसरा, ये कर्व करने के लिए पास किया गया था। बेसिकली CID की टीम छोड़ी जाती थी इनके पीछे। ये इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनर है, जैसे सेडिशन लॉ क्या है, 124 सेक्शन 124 है इंडियन पीनल कोड एक्ट 1860। डेफिनेशन क्या है इसकी, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring to hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished. So punishment क्या होगी इसकी, imprisonment for life to which fine may be added or imprisonment which may extend to 3 years to which fine may be added or just a fine. तो ये सारे प्रोविजंस है इसके। एक चीज आप मेरी तरफ से याद रखिएगा कि एक लैंडमार्क जजमेंट जो इसका था, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का मामला, ये केस आप याद रखिएगा। इट इज रिलेटेड टू सेडिशन, पेपर में आ जाएगा। तो मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना यार। आगे चलते हैं। अगला सवाल, पांचवा सवाल आज के लिए, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या था। हम इस पे एक बेहतरीन लेक्चर कर चुके हैं, मैंने इस पे एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। तो दो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड। पहला है, इट सीक्स टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एंड सेकंड, इट सीक्स टू गिव इफेक्ट टू आर्टिकल 46 टू प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। कौन सा सही होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए मुझे। और साथ ही साथ एक चीज और बताइएगा, आपका स्कोर 10 में से कितना रहा ये मुझे जरूर बताइएगा। 10 में से 10 आया, जिनका 10 में से 10 आया उनको बहुत बहुत बधाइयां। जिनका 10 में से 8 या 7 आया वो भी बहुत अच्छे हैं। जिनका 10 में से 2 या 3 आया, पढ़ने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है क्योंकि सवाल बहुत ही बेसिक हैं। कौन सा सही है, तो सेकंड सही है। पहला सही क्यों नहीं है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इस अमेंडमेंट एक्ट में बात नहीं की गई है, वो ऑलरेडी से पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। 103rd अमेंडमेंट बेसिकली 10% EWS कोटा रिजर्वेशन इसके ऊपर बात करता है, एंड इट सीक्स टू गिव इफेक्ट टू आर्टिकल 46 आल्सो व्हिच प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। राइट, नेक्स्ट, आज का छठा सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन किससे संबंधित है, कैसे अधिकार को आप डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन कहेंगे। पहला ऑप्शन, राइट टू मूव फ्रीली। दूसरा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तीसरा, राइट टू प्रॉपर्टी। चौथा, राइट टू एजुकेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन क्यों लेके आया हूं, बेसिकली बताऊंगा, मैं बता दूंगा तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। करेक्ट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। बेसिकली लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं इसके अंदर में। एक हमारा लैंड एक्विजिशन बिल भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। और ये बहुत ही खूबसूरत सा इंफोग्राफिक डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन को समझाता हुआ कि पब्लिक यूज के लिए गवर्नमेंट अगर कोई लैंड को यूज करना चाहे तो वो कर सकती है। दैट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। और ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेट बॉडी के लिए या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने के लिए नहीं होता। दिस इज ओनली मेड फॉर पब्लिक यूज एंड कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट।
नेक्स्ट 7वां सवाल, 4P1000 इनिशिएटिव क्या है, ये किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, दूसरा ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज टू गेट सीट इन यूएनएससी, तीसरा कंसेंसस ऑन कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, चौथा टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी को दूर करने के लिए। तो आज का 8वां सवाल, भारत में जो गरीबी नापी जाती है भैया, जो हम पॉवर्टी मेजर करते हैं, वो किस कमेटी की रिपोर्ट को हम फॉलो करते हैं? ये आप मुझे बताइएगा कि किस कमेटी की रिपोर्ट को हम लोग फॉलो करते हैं पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए। आज का आपका 8वां सवाल मेरी तरफ से, और 8 और 10 18 तो ऐसे ही हो गए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली 4P1000 है क्या? इट इज 4 पर 1000 कार्बन सिक्वेस्ट्रन इन सॉइल्स फॉर फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, वीडियो को पॉज करके इन्फोग्राफिक मैंने इसके साथ आपको दे दिया है। और याद रखिएगा, दिस इज इंटरनेशनल इनिशिएटिव aims for food security, combat against climate change and therefore engage every concerned countries in COP21। ध्यान रखना आप। नेक्स्ट 8वां सवाल, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं? वो भारत की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कहेंगे? तो 4 ऑप्शन है, पहला है IB, दूसरा है R&AW जिसे रॉ कहा जाता है, तीसरा है NIA और चौथा है CBI। कौन सा होगा, कौन सा होगा? विच ऑर्गेनाइजेशन नोन एज सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी? एंड द करेक्ट आंसर इज NIA, राइट। NIA से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। NIA की, चलिए सबका फुल फॉर्म मुझे बता दीजिए। IB का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंस ब्यूरो, ओके। R&AW का रिसर्च एंड विंग एनालिसिस, ओके, या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, क्या होना चाहिए? रिसर्च एंड विंग एनालिसिस या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? NIA बता ही दिया मैंने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। CBI आजकल बहुत न्यूज में है, पता ही होगा सबको। 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रिसेंटली देयर इज कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? किससे रिलेटेड है ये? पहला ऑप्शन कोविड-19, दूसरा TB ट्यूबरक्लोसिस, तीसरा मलेरिया, चौथा कैंसर पेशेंट्स। तो किससे रिलेटेड है बताइए, बताइए। कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, एंड द करेक्ट आंसर इज कोविड-19। कोरोना वायरस के को दूर करने के लिए, बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए बेसिकली थेरेपी है। सो ये रहा पूरा वो थेरेपी। आप देख सकते हैं कि कोई कोविड-19 का पेशेंट है और वो रिकवर हुआ, तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई और उससे इंजेक्ट करके फिर वो एक कोविड पेशेंट को दिया गया। तो इसी को कहते हैं कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का आखिरी सवाल इस सेशन का मेरे साथ, रिसेंटली देयर इज पेस सेटर फंड इन द न्यूज। पेस सेटर फंड किससे रिलेटेड है ये? पहला ऑप्शन अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड है, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या फिर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है पेस सेटर फंड? एंड द करेक्ट आंसर इज क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट से रिलेटेड है पेस सेटर फंड। ये आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज का आपका 9वां सवाल, इनके मिनिस्टर का नाम बता दीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल पूछ रहा हूं मैं, मिनिस्टर, हु इज द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? ठीक है, मिनिस्ट्री। तो पेस सेटर फंड ये बेसिकली हमने यूएस के साथ मिलकर बनाया है। अर्ली स्टेज ग्रांट फंडिंग टू एक्सेलरेट द कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स सिस्टम एंड बिजनेस मॉडल, a fund to support promoting energy access through clean energy, this is PEACE, track of the US India partnership to advance clean energy। तो बेसिकली पेस का फुल फॉर्म आपको दिख ही गया है, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, और ये इसकी ऑब्जेक्टिव है, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा जरूर, और साथ ही साथ मैं आपसे एक राय और लेना चाहूंगा दोस्तों कि क्या आप चाहते हैं कि ऐसा ही सेशन हम एक इंडेक्स और रिपोर्ट्स पे भी करें, कि वेरियस इंडेक्स और वेरियस रिपोर्ट्स को मैं कंपाइल करके आपके लिए लेके आऊं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट थ्रेड में ज़रूर बताएं मुझे,
कि आप ऐसा एक लेक्चर चाहते हैं जिसमें पूरा सारा इंडेक्स साल भर का और सारे रिपोर्ट साल भर के, तो मैं आपके लिए वो मेहनत करने को तैयार हूं। वो मैं पूरा का पूरा कंपाइलेशन आपको दे सकता हूं एक वीडियो के अंदर में। आपको सारा कुछ एक ही वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा, एक ही लेक्चर में। Some wonderful PT resources are waiting for you, so please if you like the effort contribute certs। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 चैनल हैं, एक तो पीटी एजुकेशन का चैनल है, दूसरा संदीप सर का पर्सनल चैनल है, वहां पे भी जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान की गंगा बहती रहनी चाहिए जैसे कि संदीप सर कहते हैं। तो एक बार कमेंट थ्रेड में बिल्कुल लिख दीजिए, करके दिखाएंगे, पीटी एजुकेशन जिंदाबाद, संदीप सर जिंदाबाद। राइट, मेरी तरफ से इतना ही। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।